हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री का आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। इससे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के 9 चैप्टर मैं पूरे कर चुका हूं। ये 10वां चैप्टर है। पूरे का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कंप्लीट करवाने का मैंने प्रॉमिस किया था और वो मैं अपना पूरा कर रहा हूं। जो भी बच्चे किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ जीएस का पोर्शन आता है, या फिर सोशल साइंस में डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन सबको देखिए। आज का टॉपिक है यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अंग। यूरोपीय यूनियन का विकास और उसके अंग ऑल ओवर इंडिया में हम लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं सभी एग्जाम्स के लिए। उसको ऑर्डर करना है आपको अगर, तो ये नंबर हमारा है 8447410108। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। आइए टॉपिक को देखते हैं। यूरोपीय यूनियन, जिसको आप लोग ईयू कहते हैं, इसका विकास कैसे हुआ, बनी कैसे और इसके अंगों के बारे में बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन यूरोपीय देशों का राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। यूरोपीय जो देश हैं उनका ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है एक। इसका विकास विभिन्न सत्रों पर हुआ। अर्थात यूरोपीय संघ की स्थापना किसी एक समझौते या संधि द्वारा नहीं हुई, बल्कि विभिन्न संधियों और उनमें संशोधन के बाद इसकी आखिर में स्थापना हुई। इसके विकास में पेरिस की संधि जो 1951, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेरिस की संधि कब हुई। रोम की संधि 1957 में जो हुई, मास्त्रिच की संधि जो 1993 में हुई, और लिब्सन की संधि जो 2009 में हुई। ये चारों याद रखना आप, इनका सबका योगदान है। वर्तमान में ब्रिटेन के यूनियन से बाहर हो जाने के बाद इसके केवल कितने सदस्य बच गए, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्तमान में यूरोपीय यूनियन के कितने सदस्य हैं। तो क्या आंसर आएगा ब्रिटेन निकलने के बाद? 27। यूरोपीय यूनियन ने यूरोपीय देशों के राजनीतिक व आर्थिक विकास में एक बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे यह संगठन वर्ल्ड की लगभग 22% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यूरोपीय यूनियन की अपनी संसद, अपना आयोग, अपना मंत्रिपरिषद, अपना न्यायालय और अपने केंद्रीय बैंक हैं, जिन्हें यूनियन के प्रमुख अंग भी कहा जा सकता है। तो ये आप याद रखना। अगर ये पूछें कि यूरोपियन यूनियन के मुख्य अंग में क्या है और क्या नहीं है, तो संसद, आयोग, मंत्रिपरिषद, न्यायालय, केंद्रीय बैंक, ये सब आते हैं। उसके बाद यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा, यूरोपीय संघ की जो साझी मुद्रा है उसको यूरो कहते हैं। जो यूरोपीय यूनियन के जितने भी देश हैं सबके अंदर एक ही मुद्रा, एक ही करेंसी चलती है, जिसको यूरो कहा जाता है, जिसे यूनियन के केवल 19 सदस्यों द्वारा ही अपनाया गया है। बाकी कुछ को इसकी छूट भी मिली है। शेंजन संधि याद रखना, कौन सी संधि? शेंजन संधि जो 1985 में हुई। इसके द्वारा यूनियन ने अपने सदस्य देशों के नागरिकों को बिना पासपोर्ट के यूरोप के किसी भी देश में भ्रमण करने का अधिकार दिया। याद रखना, बिना पासपोर्ट के उनकी बाउंड्री जो है वो एंट्री लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करती है। हालांकि ये अधिकार कुछ सदस्यों को देर से भी दिया गया, जैसे रोमानिया है, बुल्गारिया है, जो यूनियन के सदस्य 2007 में बने, किंतु 2014 तक उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं था। परंतु नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड को यूनियन का सदस्य न होते हुए भी यह अधिकार दे दिया गया। यूनियन में भिन्न भिन्न संधियों तथा समझौतों के संशोधन द्वारा विभिन्न बदलाव भी किए गए, जिससे मास्त्रिच की संधि प्रमुख है, जिसके द्वारा यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय यूनियन, याद रखना भाई, पहले ये यूरोपीय समुदाय था जिसको यूरोपियन सोसाइटी कहते हैं, बाद में इसका नाम यूरोपियन यूनियन रखा गया। और ये कौन सी संधि के द्वारा? मास्त्रिच संधि के द्वारा ये रखा गया। इसकी जो राजधानी यूरोपियन यूनियन की वो ब्रिसेल्स में है। अगले आगे देखिए क्वेश्चन। यूरोपीय यूनियन का विकास विभिन्न संधियों और समझौतों के बाद हुआ। नंबर 1, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुई? 1951 में हुई। इस संधि पर 1951 में हस्ताक्षर हुए, जिसको 1952 में लागू किया गया। इसके द्वारा यूरोप के 6 देशों ने कोयला और स्टील समुदाय का गठन किया, जिसमें पश्चिम जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड शामिल है। इन 6 देशों को यूरोपियन यूनियन के संस्थापक देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मतलब भी तो वहाँ के देशों का एक संगठन ही है, जो सारे आपस में व्यापार करें, आपस में आना-जाना रखें, आपस में करेंसी को साझा करें, तो यही तो था। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? पेरिस की संधि से हुई, जिसमें 6 देशों ने मिलकर के
कोयला और स्टील समुदाय का गठन किया और 51 में समझौता हुआ, 52 में ये लागू कर दिया गया। फिर आती बारी रोम की संधि की। रोम की संधि कब हुई? पहला क्वेश्चन 1957 में। इस संधि के द्वारा यूरोपीय समुदाय का गठन किया गया था तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का संस्थात्मक ढांचा भी तैयार हुआ यहाँ पर। इस संधि के द्वारा यूरोप में एक समान प्रशुल्क संघ का भी गठन किया गया। 1967 में इससे पहल हुई। सभी संधियों को मिलाकर यूरोपीय समुदाय को बनाया गया। यूरोपीय अधिनियम 1987 के द्वारा यूरोप का आर्थिक एकीकरण करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए सभी देशों की मंजूरी पर 1992 में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ईसीबी, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई। आगे देखिए, फिर आता है maastricht की संधि। maastricht की संधि 1993, जिसके बाद काफी सारे देशों को पासपोर्ट की सुविधा दी गई बिना किसी चीज के। इस संधि के द्वारा यूरोपीय समुदाय का नाम भी बदल दिया गया बाद में, और इसको यूरोपियन सोसाइटी जो होती थी उसको अब यूरोपियन यूनियन का नाम दे दिया गया, यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। और इसके लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय का समान मौद्रिक संघ, इस संधि में समान मुद्रा अपनाने की घोषणा की गई, जिसको 2001 में लागू किया गया। समान मुद्रा यूरो। अभी तक यूनियन के केवल 19 सदस्यों ने ही संधि मुद्रा यूरो को अपनाया है। समान विदेश नीति और सुरक्षा का मुद्दा। यूरोपियन यूनियन के 27 में से 21 देश नाटो के हैं, सदस्य हैं, जो सुरक्षा का मुख्य मुद्दा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अपनी कोई सुरक्षा संघ नहीं है। फिर है समान संघ और न्याय के मामले। 1985 की शेंजन संधि के द्वारा यूरोपीय नागरिकों को, किसके द्वारा? शेंजन संधि के द्वारा यूरोपीय नागरिकों को बिना पासपोर्ट के पूरे यूरोप में कहीं भी घूमने की अनुमति दी गई, जिसे 1995 में लागू किया गया। लेकिन यह अधिकार सभी सदस्य देशों को तुरंत नहीं दिया गया, जैसे रोमानिया, बुल्गारिया जैसे देशों को बाद में दिया गया। और नॉर्वे, स्वीडन, लिंचेस्टीन तथा आइसलैंड जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, उनको यह अधिकार दे दिया गया। वो सिक्योरिटी मैटर भी करता है, देश टू देश भी करता है। यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए कोपरहेगन मानदंडों का निर्धारण भी किया गया, जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, मानवाधिकारों का अच्छा रिकॉर्ड हो और अच्छे राजकोषीय प्रबंध हो। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं यूरोपियन यूनियन के लिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा तो ऑटोमेटिकली देश में स्थिरता रहेगी, मानवाधिकारों का रिकॉर्ड होना चाहिए, ह्यूमन राइट बने रहने चाहिए देश में, और राजकोषीय प्रबंध होना चाहिए भाई। अगर ये तीनों चीजें हैं तो ऑटोमेटिकली गठबंधन में आ सकते हैं। फिर बात आती है लिस्बन की संधि की। लिस्बन की संधि 2009 में हुई। 13 दिसंबर 2007 को साइन हुए और 1 दिसंबर 2009 से इसको शुरू कर दिया गया। इस संधि को 2007 में पूरा किया गया था, परंतु 2009 में लागू हुई। यह संधि मुख्यतः पिछली 2 संधियों का संशोधन थी। पहली रोम की संधि, जिसे बदलकर यूरोपियन यूनियन पर संधि का नाम दिया गया, तथा दूसरी maastricht की संधि, जिसे यूरोपियन यूनियन के कामकाज पर संधि का नाम दिया गया। इस संधि के प्रावधान देखिए, ये समझौते में क्या था? यूरोपीय यूनियन का एक 27 सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होगा, जिसका कार्यकाल 2.5 वर्ष होगा। यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य का अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल होगा? 2.5 साल। 2.5 साल याद रखना, ठीक है। दूसरा, यूरोपीय संसद द्विसदनीय होगी, 2 हाउस होंगे भाई, बाइपोलर हाउस होंगे। विदेशी मामले तथा सुरक्षा नीति के लिए उच्च प्रतिनिधि से नियुक्त होगा, जिसका कार्यकाल, उच्च प्रतिनिधि का कार्यकाल कितने साल होगा? 5 ईयर्स होगा। वह यूरोपियन आयोग का उपराष्ट्रपति भी होगा और संधि के माध्यम से मूल अधिकार चार्टर को भी स्वीकार किया जाएगा। फिर बात आती है यूरोपियन यूनियन के अंगों की। यूरोपियन यूनियन के अंग में सबसे पहला अंग आता है यूरोपीय संसद। यूरोपीय यूनियन की अपनी एक संसद है भाई, जिसके टोटल सदस्य कितने हैं? 751। संसद के सदस्यों का चुनाव यूरोपीय नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश की उसकी जनसंख्या के आधार पर ही सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, अर्थात जर्मनी के सबसे अधिक प्रतिनिधि यूरोपीय यूनियन के सदस्य हैं। यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक 2.5 साल के बाद संसद के सदस्य करते हैं। यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद मिलकर कानून बनाती है, याद रखना भैया भी। फिर आता है यूरोपीय आयोग। इसकी सदस्य संख्या 28 है तथा ब्रिटेन के यूनियन से बाहर हो जाने के बाद यह 27 रह गई है। यह यूरोपीय यूनियन की नौकरशाही संस्था है। इसका एक अध्यक्ष होता है, जिसे यूरोपीय परिषद द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसका कार्य यूनियन में निर्मित विविधों का प्रारूप तैयार करना होता है, ड्राफ्ट बनाता है ये। फिर बात आती है यूरोपीय मंत्री परिषद की। इसका भी एक अध्यक्ष होता है,
तथा सदस्य देशों से एक-एक मंत्री शामिल होता है। यह यूनियन की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। परिषद की बैठक वर्ष में 4 बार होती है। इसकी अध्यक्षता उस वर्ष के अध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख करता है, जो उस वर्ष का अध्यक्ष राष्ट्र वही अध्यक्षता करेगा। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता का कार्य प्रत्येक देश क्रमानुसार 6 महीने के लिए करता है। फिर आते हैं यूरोपीय परिषद। यह एक अध्यक्ष का चुनाव करती है, जो यूरोपीय आयोग तथा यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष होता है। इसको 2.5 वर्ष के लिए चुना जाता है। फिर है यूरोपीय न्यायालय। इसमें प्रत्येक सदस्य देश से एक न्यायाधीश को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। ये न्यायाधीश यूनियन की विधियों की व्याख्या करते हैं। ये न्यायालय याद रखना, यूरोपियन यूनियन का जो कोर्ट है वो लम्बर्जबर्ग में है। ठीक है, याद रखना लक्समबर्ग में है। इसमें 3 अलग-अलग न्यायालय हैं, जैसे कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जनरल कोर्ट है और सिविल सेवा अधिकरण भी है, ट्रिब्यूनल भी है। सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको। फिर है यूरोपीय सेंट्रल बैंक। इसकी स्थापना यूरोप के आर्थिक एकीकरण के लक्ष्य से की गई, जिसके चलते समान मुद्रा को अपनाया गया। इसका मुख्य लक्ष्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना है। हालांकि सेंट्रल बैंक में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान नहीं है, परंतु फिर भी ग्रीस की आर्थिक दशा देखते हुए बैंक द्वारा उसे आर्थिक सहायता की गई। यह बैंक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, याद रखना यूरोपियन सेंट्रल बैंक कहाँ है? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। इसमें जीके का भी भरमार इस लेक्चर में हुए। फिर है यूरोपीय यूरोजोन। यूरोजोन कहते हैं जिसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहते हैं। यह यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 19 देशों का एक मौद्रिक संघ है, जिन्होंने अपने देश की मुद्रा के स्थान पर यूरो को अपनी वैधानिक मुद्रा के रूप में अपना लिया। यूरोपीय सेंट्रल बैंक यूरोजोन की आर्थिक नीति तय करता है। यूरोपीय संघ इस समय विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत बाजार है, जहां सभी सदस्य राज्यों में वस्तु, वित्त एवं सेवा का मुक्त आदान प्रदान होता है। यूरोपीय संघ का विश्व के कुल जीडीपी के लगभग 30% भाग पर नियंत्रण है। 2007-8 के आर्थिक संकट के बाद यूरो जोन ने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उन्हें आपातकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान किया, जिनमें बेल आउट पैकेज जो है वो प्रमुख रहा था। यूरोपीय संघ के कुछ अन्य संगठन देखिए। 1951 में यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, इटली ने पेरिस के संधि के द्वारा यूरोपीय कोयला और इस्पात की स्थापना, जो मेन रहा यूरोप के संगठन में। 1957 में रोम की संधि के तहत यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संस्थापक देशों ने यूरेटम, जिसको यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय कहते हैं, उसकी स्थापना की। यूरेटम का उद्देश्य शांतिपूर्ण कार्यों के लिए नाभिकीय ऊर्जा का विकास करना है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ही यूरेटम के कार्यों का नियंत्रण भी करता है। फिर आती बात यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। 1960 में ब्रिटिश पहल पर ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन ने स्टॉकहोम समझौता किया। इस संघ का मुख्यालय जो है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। उद्देश्य क्या है? नंबर 1, सदस्य राष्ट्रों के बीच परस्पर व्यापार के लिए करों में समय-समय कमी करना, पश्चिमी यूरोप को एक बाजार का रूप देना और विश्व व्यापार में भागीदारी बढ़ाना। ये 3 उद्देश्य हैं इसके भी। फिर आती बात निष्कर्ष की। यूरोपीय यूनियन विश्व का सबसे मजबूत क्षेत्रीय संगठनों में से एक है, परंतु ब्रिटेन के इससे बाहर हो जाने के फैसले से इसके विस्तार में बाधा आने की संभावनाएं आ रही है, क्योंकि यूनियन में सबसे अधिक योगदान करने वाला ब्रिटेन ही था। लेकिन देखा जाए तो कोई भी संगठन एक सदस्य के बलबूते नहीं चलता, बल्कि संगठन में सभी सदस्यों की अहम भूमिका होती है। यूनियन का सदस्य बनने के लिए सर्बिया, हर्जेगोविना, अल्बानिया इत्यादि देश अब तैयार हैं। यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए पूर्वी यूरोप के देशों के साथ साथ भौगोलिक रूप से यूरोप से पृथक देश तुर्की भी प्रयासरत है। तुर्की की सदस्यता को लेकर संघ के कुछ देश आपत्ति भी जता रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात वर्तमान में यूरोप के समक्ष सबसे बड़ा प्रवासी और शरणार्थी संगठन अब उत्पन्न हो गया है। इस संकट का मूल कारण है एशियाई और अफ्रीकी देशों में हो रही उथल पुथल। इस संकट को सीरिया गृह युद्ध, अरब क्रांति, यमन में हिंसा आदि ने बढ़ाया है, और अभी अफगानिस्तान की घटना ने भी। यह संकट दुनिया के समक्ष 2015 में सामने आया, जब बड़ी संख्या में शरणार्थी भूमध्य सागर पार करके दक्षिण पूर्वी यूरोप के मार्ग से यूरोप में शरण लेने के लिए पहुंचे। यूरोपीय संघ ने ऑपरेशन सोफिया की शुरुआत की और एक कोटा सिस्टम तय करने का प्रस्ताव रखा, ताकि संघ के सीमावर्ती राज्यों से दबाव को कम किया जा सके। तो ये पूरे का पूरा चैप्टर था वे यूरोपियन यूनियन का, और बाकी भी सारे चैप्टर मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के पूरे कर दिए हैं। अगर आप लोगों को किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बेझिझक हम लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8447410108 इस नंबर पर कॉल करके आप ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल मंगवा सकते हैं। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, केवीएस है,
यूपीएससी का एग्ज़ाम है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, उसके अलावा सीटेट का एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, सबके स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है। आप कोरियर से जब चाहें मँगवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे।